प्रमेय नंबर 1, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय, क्योंकि ये थेल्स नाम के गणितज्ञ ने दी थी, तो इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद में इसको सिद्ध करते हैं। ये प्रमेय कहती है कि यदि आपको कोई त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे। ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, और अब इस त्रिभुज के अंदर एक मैं रेखा खींचता हूं जो इस भुजा के समांतर है। त्रिभुज के अंदर आपको एक रेखा खींचनी है जो त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होनी चाहिए, या तो इसके समांतर खींचोगे तो इस प्रकार से आप एक रेखा खींच लोगे। अब ये रेखा क्या करती है, इन दोनों भुजाओं को विभाजित करती है, इन दोनों भुजाओं को काटती है। तो ये किस अनुपात में काटेगी, ये इन दोनों भुजाओं को संगत अनुपात में विभाजित करेगी। इसका नाम मैं P दे देता हूँ, इसका नाम Q दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए BQ बटा QC, इन दोनों भागों का अनुपात इन दोनों भागों के अनुपात के बराबर होगा। BP बटा में PA, ये भाग बटा ये भाग बराबर होगा ये भाग बटा ये भाग। इन दोनों भागों का अनुपात इन दोनों भागों के अनुपात के बराबर होगा। ये है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इस प्रमेय का कथन है। इन दोनों भागों का अनुपात और इन दोनों भागों का अनुपात आपस में समान होगा, ये इस प्रमेय में लिखा हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इस प्रकार का मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया A, B और C। इसमें आपको दे रखा है त्रिभुज के अंदर एक रेखा, इसका नाम मैं दे देता हूँ DE। इसमें आपको दे रखा है DE समांतर है त्रिभुज की भुजा BC के, और आपको सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इन दोनों भागों का अनुपात और इन दोनों भागों का अनुपात आपस में बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम आकृति में एक फेरबदल कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ EN लंब डाल देता हूँ सामने वाली भुजा पर। यहाँ से मैं सम्मुख भुजा पर लंब डाल देता हूँ। ये मैंने सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने N। EN लंब AD व DM लंब D से एक और लंब डाल देता हूँ सामने वाली भुजा A पर।
DM लंब AE खींचा। ये पहले पॉइंट की रचना। दूसरे पॉइंट में मैं लिख लेता हूँ D को C से व B को E से मिलाया। D को C से मिला दिया और E को B से मिला दिया। ये इस प्रकार की आकृति बना दी, इस प्रकार की रचना हमने कर ली। अब ले लेता हूं मैं अनुपात, एरिया ले लेता हूं मैं। एक तो मैं लेता हूं त्रिभुज ADE और एक मैं ले लेता हूं DBE। ये देखिए AD से बना त्रिभुज और एक ले लेता हूं मैं DB से बना त्रिभुज। AD और DB का अनुपात ले लेता हूं तो ADE, एक तो ये AD से बना त्रिभुज और एक मैं ले लेता हूं DBE, DB से बना त्रिभुज। एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ DBE बराबर 1/2 इंटू आधार। अब आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का आधार क्या होता है। जिस भुजा पर आपको लंब दे रखा है, ये इस प्रकार का मान लीजिए एक त्रिभुज है और आपको इस भुजा पर लंब दिया हुआ है, तो ये भुजा आपके लिए आधार और इस आधार के लिए ये है वो ऊंचाई हो जाएगा त्रिभुज की। यदि आप ये आधार लेते हो तो ये ऊंचाई होगी। तो जो लंब है वो ऊंचाई का काम करता है और लंब जिस भुजा पर है वो भुजा आधार का काम करती है। तो यहाँ पर देखिए इस भुजा पर लंब है तो ये भुजा आधार का काम करेगी और ये ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार है AD और ऊंचाई है EN। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बटा में भी यही आएगा 1/2 इंटू आधार। मैं ले रहा हूं ये वाला त्रिभुज DBE। DBE के लिए देखो ऊंचाई यही काम आएगी क्योंकि यही इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। इसी भुजा को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर देखो ये ऊंचाई आ रही है, तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई यही काम आएगी। आधार हो जाएगा यहाँ पर DB। AD की जगह आ जाएगा DB इंटू ऊंचाई हो जाएगी EN। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पर आ गया AD बटा DB। समीकरण नंबर इसको नाम दे दिया 1। अब हम अगला लेते हैं AE और EC वाला। एरिया ऑफ ADE बटा एरिया ऑफ, देखो A से बना त्रिभुज AED, ये ले लिया मैंने AED त्रिभुज, और एक EC से बना ले लेते हैं ECD। एरिया ऑफ ECD बराबर होगा 1/2 इंटू आधार है इसके लिए देखो इस त्रिभुज में आधार, इस त्रिभुज में आधार AE और ऊंचाई है DM। आधार है AE और ऊंचाई है DM बटा 1/2 इंटू नीचे वाला त्रिभुज देखो ECD के लिए आधार EC और ऊंचाई यही काम आ जाएगी। जो इसी भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखो ऊंचाई आ रही है DM, तो यहाँ पर देखो EC इंटू में आ जाएगा DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पर आ गया AE बटा EC, समीकरण नंबर 2। अब आपने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी, आपने वहां पर पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित यदि दो त्रिभुज होते हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो इस एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है DEB अपन ने लिया यहाँ पर देखो DEB ये त्रिभुज, और एक इसी आधार पर एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये DCE ये वाला त्रिभुज CED। यहाँ पर अपन ने लिया है देखो ये रहा CED ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुज एक के आधार पर स्थित हैं और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। DE समांतर है BC के, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं लिख लेता हूं त्रिभुज DEB व त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा युग्म के बीच स्थित हैं। युग्म के बीच स्थित हैं। तब एरिया ऑफ DB बराबर होगा ECD।
एरिया ऑफ डी बी ई बराबर होगा एरिया ऑफ ए सी डी। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 व 3 से ये मान रखेंगे तो देखो एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ डी बी ई की जगह हम क्या लिख देंगे, डी बी ई की जगह हम लिख देंगे ई सी डी। एरिया ऑफ ई सी डी बराबर ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए समीकरण 2 व 4 से समीकरण 2 में ए डी बटा ई सी डी और यहाँ पर भी है ए डी बटा ई सी डी, दोनों बराबर हैं तो ये भी मान आपस में बराबर हो जाएंगे। ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए बटा ई सी, और यही आपको सिद्ध करना था। तो हमेशा के लिए याद रखना किस प्रकार हल करोगे, पहले आप अनुपात ले लेना ए डी बटा डी बी, तो ए डी से बना त्रिभुज और डी बी से बने त्रिभुज का अनुपात ले लेना। उसके बाद में ए और ई सी, तो ए से बना त्रिभुज और ई सी से बने त्रिभुज का अनुपात ले लेना। ऊंचाई का विशेष ध्यान रखना। देखो ये त्रिभुज है अधिकोण त्रिभुज, ये यहाँ वाला अधिकोण त्रिभुज है, तो अधिकोण त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई बाहर वाली हो जाएगी। इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये ऊंचाई आ जाएगी। इस भुजा के लिए डीबी भुजा के लिए ये ऊंचाई एन हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसी भुजा के लिए ऊंचाई हो जाएगी डीएम। अब लेते हैं हम इसकी उपप्रमेय। अभी अपन ने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से सिद्ध किया था ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। मैं ले रहा हूं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की उपप्रमेय। ये अपन ने अभी सिद्ध किया था। अब हम क्या करते हैं, ए डी बटा डी बी में 1 जोड़ देता हूं और ए बटा ए सी में भी मैं 1 जोड़ देता हूं। इनमें 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा ए डी प्लस डी बी और बटा में हो जाएगा डी बी बराबर ए प्लस इसी को इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा ए सी और बटा में आ जाएगा ए सी। ये मैं यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर था ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर था डी और यहाँ पर था ई। ए डी और डी बी को जोड़िए, ए डी और डी बी को जोड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ये बन गए ए बी और ए बी के बटा में आ रहा है डी बी बराबर ए और इसी को जोड़ेंगे, ए और इसी को जोड़ेंगे तो पूरा ए सी बन जाएगा, ए सी और बटा में ए सी। यानी कि ये भाग बटा ये भाग, इन दोनों भागों का अनुपात इन दोनों भागों का अनुपात के बराबर होगा। ये तो अपन ने पढ़ा था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में। और अब अपन क्या देख रहे हैं, ये पूरी भुजा बटा ये भाग, ये पूरी भुजा बटा ये भाग भी आपस में बराबर होगा। ए बी बटा डी बी बराबर होगा ए बटा ई सी। ठीक इसी प्रकार हम इसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। इसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़िए, ये तो पहला प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार में हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, डी बी और बटा में ए डी। अब इसमें 1 जोड़ देते हैं, इसका भी व्युत्क्रम कर देते हैं, ए सी और बटा में ए और इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बी प्लस 1 और बटा में ए डी बराबर ए सी प्लस ए और बटा में ए। तो यहाँ पर डी बी में यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, ए डी जोड़ रहा है। डी बी और ए डी जोड़कर क्या बना देंगे, पूरा ए बी बना देंगे और बटा में है ए डी। यहाँ पर बटा में डी बी था, ये पूरा भाग बटा ये भाग, ये पूरा भाग बटा ये भाग। अब की बार इसमें क्या आ जाएगा, ये पूरा भाग बटा ए डी, ये पूरा भाग बटा ए सी बटा ए। तो ये हो गई आधारभूत समानुपातिकता की 2 उपप्रमेय। ये आधारभूत समानुपातिकता के साथ में ही आएगी। अब पढ़ते हैं हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की विलोम प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता यानी थेल्स प्रमेय, प्रमेय की विलोम प्रमेय यानी थेल्स की विलोम प्रमेय। इसमें क्या है देखिए,
इसमें आपको दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज, कथन बोल के बता देता हूँ मैं, आपकी किताब में है वैसे, आप किताब अपने पास में रखिए, कथन बोल के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि यदि आपको एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज के अंदर आपको एक रेखा दे रखी है, इस प्रकार से ये ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के अंदर आपको एक डी ई रेखा दे रखी है और ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इस प्रकार से आपको दे रखा है, दिया है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। पिछली बार हमें ये सिद्ध करना था और अब की बार जो हमें सिद्ध करना है वो पिछली प्रमेय में हमें दिया हुआ था। हमें सिद्ध करना है ये डी ई है ना, ये समांतर होगी बी सी के। हमें सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर होगी। तो यहाँ पर देखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी, ये हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज के अंदर वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींची जाए और वो रेखा त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो सिद्ध कीजिए कि वो रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आकृति में थोड़ी सी फेरबदल कर लेंगे, एक रचना का पॉइंट लिख लेंगे हम। रचना में मैं लिख दूंगा बिंदु डी से मैं एक रेखा खींच लेता हूं, बिंदु डी से मैंने एक रेखा खींच ली डी एफ, जो इस बीसी भुजा के समांतर है। डी एफ समांतर बी सी खींची, डी एफ से मैं एक रेखा खींच लेता हूं, बिंदु डी से एक रेखा खींच लेता हूं जो रेखा बी सी के समांतर होगी, तो डी एफ समांतर बी सी। इस प्रकार मैंने ये एक रेखा खींच ली। अब हमें पता, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। अब हमें पता है कि यदि आप त्रिभुज के अंदर एक समांतर रेखा खींचते हो तो त्रिभुज के अंदर वाली रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तब थेल्स प्रमेय से त्रिभुज के अंदर एक आपने समांतर रेखा खींच दी, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी, तब आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। और थेल्स प्रमेय कहती है कि यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों की तुलना करिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बटा ए सी बराबर किसके, ए डी बटा डी बी के, और ए डी बटा डी बी खुद किसके बराबर है, ये खुद है ए एफ बटा एफ सी के बराबर। ए बटा ए सी बराबर है ए एफ बटा एफ सी के, ए एफ बटा एफ सी के बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पर प्लस ए करके आप ए सी की जगह ए सी रखिए, प्लस ए करके आप पूरा ऐसी बना लीजिए, दोनों ओर एक जोड़ दीजिए आप, ए बटा ए सी, इसमें मैं एक जोड़ देता हूं और इधर मैं ए एफ बटा एफ सी, इसमें भी मैं एक जोड़ सकता हूं। यदि मैं एक जोड़ दूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस ई सी बटा में आ जाएगा ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी और बटा में आ जाएगा एफ सी। ए और इसी को जोड़ेंगे, ए और इसी को जोड़ेंगे तो पूरा ऐसी बन जाएगा, ये बन गया ए सी और बटा में है इसी बराबर ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे, ए एफ और एफ सी को जोड़ेंगे तो पूरा ऐसी बन जाएगा और बटा में है एफ सी। ऐसी से ऐसी कैंसिल, ऊपर एक बच गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी बराबर एफ सी, यानी ये कह रहा है ए सी और एफ सी आपस में बराबर है, ए सी और एफ सी बराबर है। ए सी और एफ सी ये तभी बराबर होंगे जब इनके जो बीच का जो अंतर है ना, ये कह रहा है ये ए सी और ये एफ सी दोनों आपस में बराबर है, ये तभी बराबर होंगे जब बिंदु एफ और बिंदु ई संपाती होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ संपाती होंगे, यानी जहाँ ई है वहीं एफ होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब डी ई समांतर, हमने रचना में खींचा था डी एफ समांतर बी सी के, डी एफ समांतर बी सी खींचा था, या डी और एफ के संपाती कौन है, एफ के संपाती हो जाएगा ई, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ई समांतर बी सी। यही आपको सिद्ध करना था कि यदि त्रिभुज के अंदर एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो अंदर वाली रेखा
त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये थी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और इसकी विलोम प्रमेय और साथ साथ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की उप प्रमेय। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली प्रमेय। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।